नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश को जरूरी बताया है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश उसके सामने पेश करे। सर्वोच्च अदालत ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि कुछ तो पॉर्न सामग्री तक दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अशोक भूषण ने गुरुवार को कहा, अब OTT पर फिल्म दिखाना आम हो गया है। हमारी राय है कि इस पर कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। वे वेब सीरीज तांडव के मामले में अमेजॉन इंडिया की अपर्णा पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर किसानों के प्रति, खासकर सिखों के प्रति ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसका असर देश के बाहर भी देखने को मिल रहा है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पंजाब और भारत के अन्य राज्यों के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा हो रहा है, किसान समर्थकों और भारत सरकार के समर्थकों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ने का नतीजा सिडनी में दिखा है, जहां सिख समुदाय के लोगों की कार पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस घटना की CCTV फुटेज में दिख रहा है कि कुछ अज्ञात लोग बेसबॉल बैट और हथौड़ों से उस कार पर हमला कर रहे हैं जिसमें ये सिख बैठे हुए हैं। हालांकि सिखों को इसमें चोट नहीं आई, लेकिन कार में $10,000 से ज़्यादा का नुकसान हुआ। ये वाकया बीते हफ्ते सिडनी वेस्ट के हारिस पार्क में हुआ। कार पर हमला होने पर सिखों ने तेजी से कार को भगाया और वहां से निकल गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल 7 न्यूज के मुताबिक कार में मौजूद रहे एक सिख ने बताया कि हमलावर कार पर चारों तरफ से वार कर रहे थे और इसमें किसी की भी मौत हो सकती थी। बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने और असहमति की आवाज़ को देश के खिलाफ बताने की कोशिशों के बीच लोकतांत्रिक देशों की सूची में भारत फिसल गया है। अमेरिकी सरकार के एक NGO फ्रीडम हाउस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कुछ गंभीर बातों का जिक्र किया है। 2021 में विश्व में आज़ादी लोकतंत्र की घेरेबंदी शीर्षक से जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि भारत ने वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता को त्याग दिया है और भारत के इस सूची में नीचे जाने से दुनिया भर के लोकतांत्रिक मापदंडों पर खराब असर हो सकता है। भारत की ओर से अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिकी सरकार के NGO फ्रीडम हाउस दुनिया भर के देशों में आज़ादी का क्या स्तर है इसकी पड़ताल करता है और इसके बाद इन्हें आज़ाद, आंशिक आज़ाद और आज़ाद नहीं की रैंकिंग देता है। इस NGO ने 2018, 19 और 2020 में भारत को आज़ाद देशों की सूची में रखा था। हालांकि तब भी भारत 77 से गिरकर 71 अंक पर आ गया था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में भारत 100 में से 67 अंक ही हासिल कर सका है और इसे आंशिक आज़ाद देश की रैंक दी गई है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के प्रभारी उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन को हटाने की मांग की है। TMC ने कहा कि उपचुनाव आयुक्त BJP की तरफ झुकाव रखते हैं। पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि हमें इस बात पर संदेह है कि सुदीप जैन निष्पक्ष रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका सभी दलों के प्रति दृष्टिकोण समान नहीं होने वाला है। वो BJP के प्रति झुकाव रखते हैं, इसके लिए उनको हटाया जाना चाहिए। हमें उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन पर भरोसा नहीं है। BJP शासित प्रदेशों में कथित लव जिहाद कानून लाने की होड़ मची हुई है। अब हरियाणा सरकार भी जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कथित लव जिहाद बिल विधानसभा में पेश करने वाली है। हालांकि सरकार के मुख्य सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी JJP के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है। चौटाला ने कहा कि मैं लव जिहाद नामक शब्द से सहमत नहीं हूं। हमें विशेष रूप से बलपूर्वक कराए जाने वाले धर्मांतरण की जांच के लिए एक कानून मिलेगा और हम इसका समर्थन करेंगे। यदि कोई अपनी इच्छा से धर्म बदलता है या किसी अन्य धर्म के साथी से विवाह करने के लिए धर्मांतरण करता है तो इस पर कोई रोक नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असली शेरनी बताया है। इसके साथ ही शिवसेना ने बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शिवसेना ने हमारा समर्थन करने का फैसला किया है। वो हमारे खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे ममता बनर्जी और ज्यादा मजबूत होंगी। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन केरल में BJP के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। केरल के BJP प्रमुख के सुरेंद्रन ने इस बात की जानकारी दी है।
89 साल के ई श्रीधरन इसी साल पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने शामिल होते ही कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को हुई एक बैठक के बाद पीएफ में जमा पैसे पर 8.5% की दर से ब्याज देने का ऐलान किया है। यह देश में किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर मिलने वाला सर्वाधिक ब्याज है। ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने जम्मू में हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि पिछले साल की ब्याज दर ही बरकरार रखी जाए। बोर्ड ने 8.5% ब्याज दर की सिफारिश कर दी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत होने के बाद भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार को इस्लामाबाद सीनेट सीट से हार मिली, जिसके बाद उनकी सरकार पर संकट आ गया। पीटीआई के 9 सदस्यों ने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। विपक्षी उम्मीदवार गिलानी को 169 वोट मिले, जबकि पीटीआई के नेता शेख को 164 वोट मिले। वहीं अब शनिवार को नेशनल असेंबली का एक सत्र बुलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान संसद में विश्वास मत साबित करेंगे। विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो का कहना है कि उनको इमरान की वो चुनौती स्वीकार है कि अगर वो विश्वास मत साबित नहीं कर पाए तो संसद को भंग कर देंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान सरकार को बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है और अब इसको बचाने के लिए भी देर हो चुकी है। इस दौरान बिलावल के साथ यूसुफ रजा गिलानी थे, जिन्होंने बुधवार को पीटीआई के अब्दुल हफीज शेख को इस्लामाबाद की सीनेट सीट से हराया है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड को 205 रनों पर समेट दिया है। इसके साथ ही भारत ने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने भी ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल के रूप में पहला विकेट खो दिया है। रोहित और पुजारा क्रीज पर हैं। भारत ने 12 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड की पहली पारी में भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल ने 4 और आर अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।